नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी लुकिट पर। साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एयरफोर्स, नेवी, रेलवे के लिए जीके और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह हमारा पार्ट 8 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय मुगल वंश के अंतिम शासक था। बहादुर शाह द्वितीय ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। मुगल वंश का प्रथम शासक या संस्थापक बाबर था। अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इनको रंगून की मांडले जेल में डाल दिया। बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके इनको मांडले जेल में डाल दिया था 1857 की क्रांति के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है, फिनलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर होगा यूरो। यूरो है फिनलैंड की मुद्रा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। क्या है? हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। अगला प्रश्न है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है। फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदलकर अरुण जेटली कर दिया गया है। पहले इसको फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम से जाना जाता था, जो कि दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम अरुण जेटली कर दिया है। अगला प्रश्न है, गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य की। गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है? उत्तराखंड की। अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका उत्तर होगा फातिमा बीवी भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थीं। अगला प्रश्न, संविधान की कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देता है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 46। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देता है अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 21 मार्च को वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च को वानिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा विषुवत या भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका उत्तर होगा हैदराबाद में विंग्स ऑफ इंडिया 2020 का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी राजभाषा। कितनी थी? 14। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 14 + 1 15वीं भाषा किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया और 3 भाषाओं को कोंकणी, मणिपुरी और नेपाल को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को दर्जा दिया गया। मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 22 भाषाएं भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा निजामुद्दीन औलिया ने यह कथन कहा था, दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सूफी थे। चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। ये कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ है। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे। उन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा जयानक पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है।
पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रांता कौन था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम थे। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम आक्रांता थे। सन 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र के राजा दाहिर की सेना पर आक्रमण किया था। इन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की सेना पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी डेरियस था। पहला विदेशी कौन था? डेरियस था। पहला यूनानी सिकंदर था। कौन थे? सिकंदर था पहला यूनानी। पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। पहले तुर्क आक्रमणकारी कौन थे? सुबुक्तगीन। भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित करने वाला मोहम्मद गौरी था। भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित किसने की? मोहम्मद गौरी ने। अगला प्रश्न है, भारत में मजनिक किला भेदन यंत्र, यानी मजनिक का मतलब होता है किला भेदन यंत्र, का उपयोग करने वाला सुल्तान कौन था? तो इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी मजनिक या किला भेदन यंत्र का उपयोग करने वाला सुल्तान था। अगला प्रश्न है, न्याय का झरना किस अनुच्छेद के संदर्भ में कहा गया है? किस अनुच्छेद के संदर्भ में कहा गया है न्याय का झरना? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के बारे में यह कहा गया है कि यह न्याय का झरना है। अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ध्येय वाक्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? यह है, ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य यंत्रो धर्मस्तु जय। यंत्रो धर्मस्तु जय। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में की गई थी। पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। और इसकी स्थापना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की 26 जनवरी 1950 में दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो इसका उत्तर होगा कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर होगा दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल जिले में सर्वप्रथम हड़प्पा शहर मिला था 1921 में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला? तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला। मोहनजोदड़ो जितना बड़ा नाम है उतना ही विशाल स्नानागार मिला। ऐसे ऐसे हम याद कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में शुरू की गई। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो इसका उत्तर होगा लोहे से। हड़प्पा निवासी लोहे से अपरिचित थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा से हल से जोते हुए गए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृतियों की जानकारी मिलती है? तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृतियों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, वेदांग की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 6 है कुल मिलाकर वेदांग। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। और ये कौन कौन से वेदांग हैं? देखो, पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है निरुक्त, चौथा है कल्प, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। ये कुल मिलाकर 6 वेदांग हैं।
अगला प्रश्न है वेदांतों या उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 108 है वेदांतों या उपनिषदों की संख्या। उपनिषदों से तात्पर्य उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर ली जाती है। उपनिषद से तात्पर्य क्या है? जो गुरु के समीप बैठकर ली जाती है। अगला प्रश्न, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की सदा विजय होती है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो इसका आंसर होगा मनु भारत में प्रथम विधि निर्माता थे। मनु द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई थी। मनुस्मृति में वैदिक समाज के नियम व रीति रिवाजों का उल्लेख मिलता है। हिंदू कानून की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है? मिताक्षरा है, जिसके लेखक विज्ञानेश्वर हैं। जिसके लेखक कौन हैं? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा पुस्तक के लेखक विज्ञानेश्वर हैं और यह हिंदू कानून की सबसे बड़ी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा महर्षि उलूकनाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। कुल मिलाकर 6 दर्शन है, यानी 6 दर्शन है। योग दर्शन जिसके प्रतिपादक पतंजलि थे। सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि थे। वैशेषिक दर्शन जिसके प्रतिपादक कणाद थे। न्याय दर्शन जिसके प्रतिपादक महर्षि गौतम थे। पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित किया गया और उत्तर मीमांसा बाद नारायण के द्वारा प्रतिपादित किया गया। अगला है, आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो इसका उत्तर होगा मध्य एशिया से भारत में आए थे आर्य संभवतः। प्राचीन संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। किस ग्रंथ को दी जाती है? रामायण को। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की। रामायण में 7 कांड हैं। 7 कांड कौन कौन से? पहला है बालकांड, उसके बाद है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है आरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदरकांड, छठा है युद्ध कांड और 7वां है उत्तरकांड। इस प्रकार रामायण में 7 कांडों का वर्णन मिलता है। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। रामायण में मूलतः 6000 श्लोक थे, जो कि वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका आंसर होगा धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही धनानंद को हराया था और मौर्य वंश की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर होगा त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? देखो, विनय पिटक है एक, 2 है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा पूर्व या आगम। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम था, जिस पिता का नाम था सिद्धार्थ महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशाला और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम था महामाया और विमाता का नाम था प्रजापति, जिन्होंने गौतम बुद्ध की परवरिश की थी। माता का 5-6-7 दिन बाद ही गौतम बुद्ध के जन्म के बाद मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कुंडग्राम वैशाली। कुंडग्राम वैशाली है महावीर स्वामी के जन्म का स्थान, जिनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था।
महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। अगला है हमारा साइंस का पार्ट। पहला प्रश्न है साइंस के पार्ट में, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा बेरी रोग थायमिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा लीवर को प्रभावित करता है हेपेटाइटिस सी। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर होगा पास्कल दाब का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा जीवाणु के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है ताजमहल का पीला हो रहा है, ताजमहल का रंग पीला हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। किसकी वजह से? सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अगला प्रश्न, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरोसिस। फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस रोग होता है। अगला प्रश्न, कौन सी गैस फोटोकेमिकल स्मॉग है? तो इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन फोटोकेमिकल स्मॉग गैस के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, लगातार कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि को 2001 में हस्ताक्षरित किया गया था। यह संधि कब से प्रभावी हुई? तो यह 2004 से प्रभावी हुई। स्टॉकहोम कन्वेंशन एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि 2001। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? तो इसका आंसर होगा पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया। अगला प्रश्न, कैल्शियम सिलिकेट किससे बनता है? तो इसका आंसर होगा क्वार्ट्ज से कैल्शियम सिलिकेट बनता है। अगला है, पारा के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजियम को पारा के रूप में जाना जाता है, हाइड्रार्जियम को। अगला प्रश्न, पेट के एक्सरे में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बेरियम का उपयोग किया जाता है पेट के एक्सरे में। किस धातु का? बेरियम का। अगला प्रश्न, बिच्छू के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेथोनोइक अम्ल बिच्छू के जहर में पाया जाता है। मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है बिच्छू के जहर में। अगला प्रश्न, सूर्य की बड़ी दूरी होने पर पृथ्वी की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर होगा अपसौर। जब पृथ्वी से सूर्य दूरी जो सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उसको कहते हैं अपसौर। यह 4 जुलाई को सर्वाधिक दूरी होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक प्रचुर धातु कौन सी है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। 8.1% पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक प्रचुर धातु एल्यूमिनियम पाया जाता है, जो कि 8.1% होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा क्रोमोस्फीयर। सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है क्या? क्रोमोस्फीयर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो इसका आंसर होगा थर्मोस्फीयर। वायुमंडल की सबसे गर्म परत है थर्मोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर आए उच्च ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य अंतर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 12 घंटे 26 मिनट। किसी स्थान पर आए उच्च ज्वार एवं लघु ज्वार के मध्य अंतर होता है कितना? 12 घंटे 26 मिनट। अगला है, हैजा और कुष्ठ रोग होते हैं? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरिया से। हैजा और कुष्ठ रोग होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न, सामान्य उर्वरकों में सबसे आवश्यक 3 तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा सल्फर, फास्फोरस और सोडियम सामान्य उर्वरकों में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण 3 तत्व हैं। साथियों, सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जिससे आपको PDF मिल सके। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
सभी से अनुरोध किया जाता है कि आप चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें।